अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से? न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोनॉमी पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। डेफिनेशन देखिएगा। कह रहा है इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इन बैलेंस ऑफ पेमेंट वी इंक्लूड विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम। आसान लैंग्वेज में ये किताबी डेफिनेशन सुना दी आपको। आसान लैंग्वेज में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक साल के अंदर पाकिस्तान जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन करेगा, अपने पास अकाउंट मेंटेन करेगा, लिखत परत करेगा, प्रेजेंटेशन करेगा, यानी जो इसका पूरा एनालिसिस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग उसकी कर रहा है, अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, लिखत परत कर रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है, उस रिकॉर्ड कीपिंग को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। एक साल के अंदर, एक साल ये कौन सा है? ये फिस्कल ईयर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का फिस्कल ईयर ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की पहली क्लास में बता चुका हूँ, जुलाई से लेके अगले साल जून तक का होगा। तो एक फिस्कल ईयर के अंदर पाकिस्तान जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो आइटम आते हैं, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे रीड किया, विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम। विजिबल आइटम से मुराद प्रोडक्ट्स होती हैं, इनविजिबल आइटम से मुराद सर्विसेज होती हैं। विजिबल आइटम से मुराद फॉर एग्जांपल पाकिस्तान व्हाइट बोर्ड मार्कर बना के इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान हैंडमेड कारपेट बना के इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ये विजिबल एक्सपोर्ट हो गई। विजिबल इंपोर्ट हमारी वहां से हैवी मशीन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी विजिबल इंपोर्ट हो गई। इनविजिबल में सर्विसेज आ जाती हैं, होटलिंग, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस का समझने के लिए। जैसा कि पाकिस्तान के अभी का मुझे करंट नहीं मालूम, अभी उससे पहले हमारे यानी जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें हमारे जो कोच थे वो फॉरेनर थे, तो ये हमारी इनविजिबल इंपोर्ट हो गई। इसी तरह हमारे इंजमामुल हक पहले अफगानिस्तान की टीम के कोच रह चुके हैं, या उमर गुल मेरे ख्याल से कोच रह चुके हैं, ये हमारी इनविजिबल एक्सपोर्ट हो गई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो आइटम आते हैं, विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम की रिकॉर्ड कीपिंग होती है। तो एक साल के अंदर जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी रिकॉर्ड कीपिंग को, अकाउंट मेंटेनेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अब ये तीन इक्वेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। पहली आ रही है विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट ग्रेटर देन विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट इक्वल टू सरप्लस या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट अर्निंग हो रही है, लेट अस सपोज पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट अर्निंग हो रही है, हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग हो रही है, हम कमा रहे हैं $1000, एक्सपोर्ट अर्निंग में $1000, और जो हमने इंपोर्ट पेमेंट करनी है वो $800 करनी है। $1000 हमने कमाए, उसी में से $800 पे कर दिए, $200 हमारे सेंट्रल बैंक का मेंटेन हो गए, रिजर्व हो गए। ये इसको कहा जाता है फेवरेबल या सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि किसी भी कंट्री का ख्वाब होता है, अरमान होता है कि यार इस वाली इक्वेशन को अचीव करे। सेकंड, विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट लेस देन विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट। $1000 की एक्सपोर्ट अर्निंग हो रही है और जो इंपोर्ट पेमेंट करनी है $22,000 की करनी है, यानी $1000 की, या इसको और वो करते हैं $12,000 की करनी है, ठीक है। $1000 की एक्सपोर्ट अर्निंग है, इंपोर्ट पेमेंट 12,000 की करनी है। $1000 जो हमने एक्सपोर्ट अर्निंग हुई वो पे कर दिए, रिमेनिंग $2000 के लिए, 12,000, $2000 के लिए हम क्या करेंगे? वही आईएमएफ वगैरह से कर्जे लेंगे। तो ये डेफिसिट, डिसइक्विलिब्रियम या एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, यानी जब एक्सपोर्ट अर्निंग इज लेस देन इंपोर्ट पेमेंट हो। और पाकिस्तान की बदकिस्मती, काफी सालों से हमारा डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट जा रहा है। उसका थर्ड इक्वेशन आ रही है, विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट इज इक्वल टू विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट अर्निंग इज इक्वल टू इंपोर्ट पेमेंट। $1000 की एक्सपोर्ट अर्निंग हो रही है, $1000 की हमने इंपोर्ट पेमेंट कर दी, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो ये तीन इक्वेशन आती हैं, पहली वाली बेस्ट है, किसी भी कंट्री का ख्वाब अरमान यही होता है, पाकिस्तान की बदकिस्मती सेकंड वाला आ रहा है। अब आते हैं मेन आइटम, प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होती है? दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट नंबर वन और नंबर सेकंड कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। पुरानी बुक्स में कैपिटल अकाउंट अलग था, फाइनेंशियल अकाउंट अलग था, लेकिन करंट बुक्स में इसको एक साथ कर दिया गया है। पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में चार कंपोनेंट्स आ रहे हैं। पार्ट ए आ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स की बात करता हूँ, तो जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होगी। पार्ट बी के अंदर सर्विसेज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स,
जो भी इनविजिबल गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होगी। इन्वेस्टमेंट इनकम, नंबर थर्ड सी, इन्वेस्टमेंट इनकम। फॉर एग्जाम्पल एक पाकिस्तानी ने अब्रॉड में अपनी कोई फैक्ट्री लगाई, अब उसकी जो इनकम आएगी वहां से इन्वेस्टमेंट इनकम में आ गई। फॉर एग्जाम्पल एक पाकिस्तानी ने किसी इंटरनेशनल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स लिए, फॉर एग्जाम्पल यूएस की किसी कंपनी के शेयर्स लिए, उसका जो डिविडेंड आएगा वो हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट इनकम में। एक पाकिस्तानी ने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट की है या कोई फैक्ट्री लगाई, उससे जो उसका इनकम आना आएगी वो हमारी आएगी इन्वेस्टमेंट इनकम में, ठीक है। या आपने किसी इंटरनेशनल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स लिए, उसका जो डिविडेंड आएगा वो हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट इनकम में। डी आर ए ट्रांसफर्स, जो ओवरसीज एड्स वगैरह हमें मिलती हैं वो हमारी यहाँ ट्रांसफर्स में आ गई। तो एक करंट अकाउंट में नॉर्मली चार कंपोनेंट्स आते हैं कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। पार्ट ए, रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिएगा कह रहा है डोमेस्टिक फर्म सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अनदर कंट्री, वो जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दी। एक पाकिस्तानी ने यूरोप कंट्री के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाई, रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो इनकम उसकी जनरेट होकर आएगी वो हमारी आएगी करंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इनकम में। यानी आप स्टूडेंट ने किसी ने इंशाल्लाह आगे अपनी दुबई में कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, यूरोप में फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये हमारी रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। 1 साल के बाद जो उसका रिटर्न इनकम आएगी वो करंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इनकम में आएगी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर नॉर्मली क्या बताया जा रहा है, एक बंदे ने इंटरनेशनल, एक पाकिस्तानी ने इंटरनेशनल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स लिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसका जो रिटर्न आएगा डिविडेंड आएगा 1 साल के बाद इन्वेस्टमेंट इनकम में। ये जो मैंने यहाँ पे किया था ये हमारा हो गया, जो डिविडेंड आ रहा है वो आएगा करंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इनकम में। शेयर्स ले रहे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल डेरिवेटिव, पहले इकोनॉमिक्स के सिलेबस में पूरा डेरिवेटिव मार्केट हुआ करता था। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, कॉन्साइज करके बताऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर हल्का सा कौन सा लिखा हुआ है तो बता देता हूँ। पूरा डिटेल में डेरिवेटिव हमारा आता था, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। इसमें देखें पहले डेफिनेशन देखिएगा, कह रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर द अंडरलाइंग वैल्यू इज बेस्ड ऑन अनदर एसेट। ये अंडरलाइंग चीज को पहले समझिएगा, मैं पहले आपको कमोडिटी डेरिवेटिव बता रहा हूँ, एक एग्जांपल आपसे सवाल कर रहा हूँ। मार्केट में योगर्ट यानी दही और मार्केट में चीज महंगी हो जाती है, तो मार्केट में दही यानी योगर्ट और चीज महंगी होने का रूट कॉज क्या होगा? स्टूडेंट आंसर देते हैं सर मार्केट में मिल्क महंगा हो गया। तो मिल्क यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट है, यानी बेसिकली जो दही और चीज की प्राइस है वो मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरह मैं बोलूँ यार मार्केट में फर्नीचर महंगा हो चुका है, वुड का फर्नीचर मार्केट में महंगा हो चुका है, तो इसकी रूट कॉज क्या बन रही है? स्टूडेंट का आंसर सर मार्केट में पीछे जो है वुड लकड़ी महंगी हो चुकी है, तो वुड यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट है और उसको उसके जो डेरिवेटिव है ये उसके ऊपर बेस कर रही है फर्नीचर वगैरह। इसी तरह फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है, ये मैंने जो आपको 2 एग्जांपल दी कमोडिटी डेरिवेटिव कहलाता है। अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव बड़ा एडवांस लेवल पे आता है, पहले था इसमें कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्वैप, ये वो सारी चीजें अब नहीं है। कॉन्साइज करके एक छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ, पाकिस्तान की ले लें, अभी समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान में हर चीज की वैल्यू डॉलर के ऊपर बेस कर रही है, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू के ऊपर बेस कर रही है। हम बोलते हैं डॉलर महंगा हो गया, सस्ता हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट का डेप्रिशिएट होती है। करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही जा रही है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, जिससे इन्फ्लेशन आ रहा है। तो बेसिकली फाइनेंशियल डेरिवेटिव इसमें कह लें कि हर चीज की वैल्यू डॉलर के रेट के ऊपर बेस कर रही है। देखिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्वैप, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, उसके अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इतना कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। रिजर्व एसेट, डी, सेंट्रल बैंक के पास जो डॉलर के रिजर्व मेंटेन होते हैं, अगर कभी कभार हमारा जो है डेफिसिट में जा रहा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो सेंट्रल बैंक के थ्रू यानी स्टेट बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट की जाती है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती, जब भी होता है सेंट्रल बैंक के थ्रू पेमेंट की जाती है, ठीक है, जो कि अभी थोड़ी देर में इसके ओवरकम में हम लोग करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेट एरर ओमिशन जरूरत नहीं है, रहने दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एडवर्स डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट या फैक्टर कॉजेस कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। आसान है, फासली बताऊंगा कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जो हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने सालों से डेफिसिट जा रहा है, उसके मेन रूट कॉज क्या है? नंबर 1, इन इलास्टिक इंपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स।
पाकिस्तान जो इम्पोर्टर है वो कैपिटल गुड्स हैवी मशीनरी का इम्पोर्टर है। हैवी मशीनरी की डिमांड हमारी कंट्री में इन इलास्टिक है, ये माइक्रो से इलास्टिक इन इलास्टिक से कंसर्न कर रहा है। पाकिस्तान इंपोर्टर है हैवी मशीनरी का। हैवी मशीनरी की डिमांड जो है, कैपिटल गुड्स हैवी मशीनरीज की डिमांड हमारी कंट्री में इन इलास्टिक है, तो ये हमारा रूट कॉज बनता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। राइज इन ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल अगर महंगा हो रहा है, फिलहाल करंटली तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमारे उसमें नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल अभी भी 265 268 का जा रहा है, हालांकि सस्ता होना चाहिए, और सुनने में आ रहा है कि शायद और सस्ता होगा, लेकिन इतना सस्ता नहीं हुआ जितना इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ हुआ है। तो अगर हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो ये भी हमारे डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉज बन जाता है। नंबर थर्ड, डिक्लाइन इन लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल। यानी इसके अंदर ये हो रहा है कि भाई हमारा फॉल हो रहा है प्रोडक्टिव पोटेंशियल के अंदर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हमारी, टैक्सेस इतने ज्यादा लगे हुए हैं, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है दिन ब दिन, तो क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल के अंदर प्रोडक्शन का डिक्लाइन आ रहा है, ये भी एक फैक्टर हो गया। इंक्रीज इन इम्पोर्ट पेमेंट फॉर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह भी जो है हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, तो ये भी एक डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉज बन गया। इसके बाद आ रहा है कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, या हाई इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट। पाकिस्तान जो नॉर्मली पाकिस्तानी कम्युनिटी को कंजम्पशन ओरिएंटेड कम्युनिटी कंसिडर किया जाता है, जो मैंने इन्फ्लेशन में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी कहा था। अब कंजम्पशन ओरिएंटेड कम्युनिटी में भी हम लोग नॉर्मली इंपोर्टेड आइटम, एक क्लास हमारी ऐसी एलिट क्लास जो कि इंपोर्टेड आइटम को प्रेफर करती है, लोकल आइटम आइटम उससे नहीं, मतलब इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि हटा दें, मिडिल क्लास को ले लें यार। इम्तियाज, जो भी नाहिद, जहां से भी ग्रोसरी कर रहे हैं, नॉर्मली आप देख लें, लोकल सोप को एक आम बंदा प्रेफर नहीं करता, इंपोर्टेड सोप की तरफ आता है। लोकल अपना उसको शैम्पू को कोई प्रेफर नहीं करता, इंपोर्टेड सनसिल्क भी लेना है तो इंपोर्टेड की तरफ आएंगे। लोकल कुकिंग ऑयल को प्रेफर नहीं करता, कुकिंग ऑयल भी लेना है तो वो आपने किसको लेना है, आपने लेटर सपोज आपने आफिया को लिया, ठीक है, या आपने करोली वगैरह को जो इंपोर्टेड आपका है उसको आपने ले लिया, लोकल को प्रेफर नहीं कर रहे, आफिया इंपोर्टेड उसको ले रहे हैं। अगर डिटर्जेंट पाउडर भी लेना है तो लोकल को नहीं लिया जा रहा कि यार सर्फ एक्सेल या एरियल ले लें, एरियल भी लेना है तो इम्पोर्टेड लेना, वरना टाइड या ओमो लेना है। तो नॉर्मली पाकिस्तानी कम्युनिटी को इम्पोर्टेड कंजम्पशन ओरिएंटेड कम्युनिटी कंसिडर किया जाता है, तो इससे भी क्या हुआ, हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, जो कि हमारा डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉज बन जाता है। इसके बाद नंबर 6 में आ रहा है इंपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल या चेंजेस इन कमोडिटी प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी हमारा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। एक तो कैपिटल गुड्स मशीनरी तो बाहर से इंपोर्ट हो ही रही है, इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल है वो भी हमारा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, तो ये भी एक कॉज हमारा बन जाता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसके बाद आ रहा है हायर पेमेंट फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस, यानी फ्रेट किराए बढ़ते जा रहे हैं, इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो इससे भी हमारा जो है एक इम्पैक्ट आता है नेगेटिव। कॉटन राइस लेड ग्रोथ, पाकिस्तान जो एक्सपोर्टर है मेन कॉटन राइस का है, अल्लाह मेहरबान रहे, प्रॉपर बारिशें हो जाए तो हमारी फसल अच्छी तैयार हो जाए तो हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन वरना अगर ना हो तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और ज्यादा डेफिसिट में चले जाता है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का हमारा एक कॉज बन जाता है। डिक्लाइन इन वर्कर्स रेमिटेंसेस, ये भी कॉज बना। बात कर लेते हैं कुवैत का, यहाँ पे लिखा हुआ है, इराक का लिखा हुआ है, वो मुझे मूवी याद आ गई अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी, आपने देखी होगी। ये आई थी कि यार वो इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया, सारे इंडियंस वापस आए, 90s या 91 में ये हुआ था। इंडिया वालों ने तो बहुत लेट मूवी बनाई, पीटीवी वालों ने उससे पहले 91 92 में ड्रामा बना के लॉन्च कर दिया था। रियलिटी के ऊपर है, इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया, अमेरिका उसकी मदद करने आया, वहां कुवैत में जो जितने भी पाकिस्तानी इंडियन वगैरह थे वो इसी अंदाज में जो एयरलिफ्ट मूवी में दिखाया गया उसी अंदाज में आए थे, वो जो फॉरेन रेमिटेंसेस आया करता था वो आना बंद हो गया। इसके बाद अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया, वहां से पाकिस्तानी वापस आ गए, जो फॉरेन रेमिटेंसेस आया करते थे आना बंद हो गए। 9/11 का हुआ, पाकिस्तानी वहां से वापस आ गए, ठीक है। देन उसके बाद शाम लीबिया के अंदर हुआ। इस वक्त अगर मैं मिडल ईस्ट कंट्रीज की बात कर लूँ तो मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी
जो पाकिस्तानी स्किल लेवल पे काम कर रहे हैं एज ए स्किल लेबर, उनके लिए तो बेहतरीन है, लेकिन जो सेमी स्किल अनस्किल लेवल पे काम कर रहे हैं मेजोरिटी वापस आते जा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा वहां पे भी लग चुके हैं। हाँ, जो स्किल लेवल पे काम कर रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मली वर्कर्स रेमिटेंसेस डिक्लाइन हो रहा है। अब जो वर्कर्स रेमिटेंसेस आता है वो सेंट्रल बैंक में मेंटेन होता है, यहाँ पे फैमिली को लोकल करेंसी मिलती है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है, तो ये सारे हमने किए पाकिस्तान के अंदर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या मेन कॉजेज हैं। अब आ रहा है फाइनेंसिंग एंड करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। ये जो हमने डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट किया, इसके वो करेक्शन कैसे होगा, फाइनेंसिंग या करेक्टिंग कैसे होगी। सबसे पहले आ रहा है फाइनेंसिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। इसके अंदर ये बात बताई जा रही है कि अगर किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून डेफिसिट में जा रहा है, तो वो उसकी फाइनेंसिंग करेगा। यानी 8-10 साल में हार्डली 1 से 2 दफा 3 दफा डेफिसिट में जा रहा है, तो उसकी फाइनेंसिंग होगी। फाइनेंसिंग कैसे होगी, पहले पॉइंट में बता रहा है गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व। सेंट्रल बैंक के पास जो गोल्ड या फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन होता है उसके थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट की यानी इंपोर्ट पेमेंट कर दी जाएगी। सेकेंडली, बोरिंग फ्रॉम ओवरसीज बैंक और अदर इंटरनेशनल लेंडर्स लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। या क्या होगा कि अगर कभी कभार कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है, यानी एक्सपोर्ट अर्निंग इज लेस देन इंपोर्ट पेमेंट वाली सिचुएशन है, तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जो अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल लेंडर्स हैं उनसे बोरो करके जो है उसको ओवरकम किया जाएगा। तो अगर कभी कभार हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती, रूटीन में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है और हम यही काम कर रहे हैं। हालांकि हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी करेक्शन करनी चाहिए। अब आते हैं करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो रहा है, यानी अब इसमें ये करेक्टिंग में पहले ही बताया जा रहा है कि भाई अगर किसी का मुस्तकिल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है तो उसको करेक्शन करनी है, फाइनेंसिंग नहीं करनी। दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो रहा है, मॉनेटरी मेजर्स एंड नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में पहला आ रहा है डीवैल्यूशन। डीवैल्यूशन एक पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट खुद से अपनी करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट करती है। डीवैल्यूशन एक पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट खुद से अपनी करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट करती है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट सस्ती हो। जब इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट सस्ती होगी तो हमारे एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा होगी, हमें ऑर्डर मिलेगा, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी। और डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट महंगी हो। जब डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट महंगी होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग अपनी अननेसेसरी इंपोर्ट को कट डाउन करेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल ले लें, डॉलर मेरे ख्याल से अभी जो जा रहा है, लेटर सपोज 282-83 कितने का जा रहा है, ठीक है, 282 का जा रहा है। डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अप्लाई की, डॉलर हो गया 300 रुपए का। अब जब 300 रुपए का हो गया, अभी जब हम कोई भी यूनिट बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं 282 में कन्वर्जन हो रही है, अब 300 के हिसाब से होगी। तो हमारी क्या होगा, इंपोर्ट पेमेंट ज्यादा होगी। जब इंपोर्ट पेमेंट ज्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी अननेसेसरी इंपोर्ट को कट डाउन करेंगे। ऑन द अदर हैंड, जब हमारी करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू हो रही है, जो गवर्नमेंट खुद से कर रही है, तो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट सस्ती होगी। जब हमारी एक्सपोर्ट सस्ती होगी तो हमें ऑर्डर मिलना स्टार्ट होंगे, तो इससे हमारी जो एक्सपोर्ट ज्यादा होगी। तो ये जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसकी करेक्शन हो सकती है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अप्लाई करने से पहले आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की डिमांड को देखना है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की डिमांड इन इलास्टिक है तो डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अप्लाई करने का फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। यानी दोनों की डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब यानी डिमांड अपनी जगह पे कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, पहले भी हम 10,000 यूनिट इंपोर्ट करते थे जब 282 का डॉलर था, अब 300 का हो गया, अभी भी 10,000 यूनिट करने हैं क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट पहले $3 की जा रही थी, अब वो $1 की हो गई, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड जो है इन इलास्टिक है। 5,000 यूनिट बिकते थे पहले भी, अभी 5,000 मिल रहे हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग कम हो गई, इंपोर्ट पेमेंट ज्यादा हो गई। डीवैल्यूएशन की पॉलिसी अप्लाई करने का फायदा तब होगा जब एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट दोनों की डिमांड हमारी इलास्टिक होगी। जब इंपोर्ट की डिमांड हमारी इलास्टिक है, डॉलर हो गया, सॉरी हमारी करेंसी डॉलर हो गया एक 300 रुपए का, अब हम अपनी अननेसेसरी इंपोर्ट को कट डाउन करेंगे क्योंकि उसकी डिमांड इलास्टिक है। इसी तरह एक्सपोर्ट की डिमांड भी इलास्टिक है। पहले $3 की यूनिट बिकता था,
$1 का हो गया। पहले सिर्फ हमारे 5,000 यूनिट बिकते थे, अब क्या हुआ, जब सस्ता हो गया और इलास्टिक डिमांड है, माइक्रो में पढ़ के आ चुके हैं, इलास्टिक का मतलब ये होता है प्राइसेस में हल्का सा फॉल आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में ग्रेटर प्रोपोर्शन में इजाफा होगा। तो अल्टीमेटली पहले 5,000 यूनिट बिका करते थे हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, अब वो हो गए 30,000 पे। और इलास्टिक में आपको मालूम है जब प्राइसेस में हल्का सा इजाफा होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में ग्रेटर प्रोपोर्शन में फॉल आता है। या आप माइक्रो के अंदर इलास्टिसिटी में पूरा कॉन्सेप्ट लेके आ चुके हैं। तो डीवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। सेकंड आ रहा है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है डिफ्लेशन। अच्छा, किसी के माइंड में सवाल आए कि सर उस दिन तो आपने डिफ्लेशन में, जब इन्फ्लेशन वाला टॉपिक कर रहे थे, डिफ्लेशन आया था, तो तब मैंने शायद एक स्टेटमेंट दी थी कि यार डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होता है, चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाना ये भी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होता है। तो किसी बच्चे के माइंड में आएगा यार सर उस दिन तो ये बातें कर रहे थे, अब आप बोल रहे हैं डिफ्लेशन करें। तो भाई डिफ्लेशन किन चीजों के ऊपर हो रहा है, डिफ्लेशन उन आइटम के ऊपर हो रहा है जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, मेरी डेफिनेशन नहीं बुक्स के अंदर आती है। अब जरा बात को समझिएगा। अगला सवाल सर स्टूडेंट का, सर उनको कैसे मालूम पड़ेगा? बाबा पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन पहले हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में था, लेकिन इस दफा से हटा दिया गया। ग्लोबलाइजेशन को समझाने के लिए एक आसान सी मिसाल देता हूँ। इस वक्त आप अपने फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर बैठे हुए, एज्यूम करें क्लास मेरी चल रही है, क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं फिजिकल या ऑनलाइन। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि यार मुझे जरा अमेरिका का, यूएसए का जीएनपी रेट बता दो, यार मुझे जरा चाइना के अंदर इन्फ्लेशन रेट बता दो, मुझे फॉर एग्जांपल श्रीलंका का लिटरेसी रेट बता दो क्या चल रहा है, मुझे फलां उसका ये जीडीपी रेट बता दो, पावर्टी रेट बता दो, क्या बता सकते हो आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? जिसके पास एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन है, एक अच्छा सेल फोन है, वो फौरन बोलेगा सर 2 मिनट, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो फौरन गूगल पे लिखेगा यार करंट जीएनपी रेट ऑफ यूएसए, फला पॉवर्टी रेट ऑफ फला कंट्री, लिटरेसी रेट ऑफ श्रीलंका, फला रेट ऑफ ये वो, इन्फ्लेशन रेट ऑफ व्हाट जो भी है। तो फौरन से वो मुझे बता देगा, गूगल बाबा पे सारी चीजें आ जाएंगी, वो फौरन बता देगा सर क्या क्या है। ठीक है, इसी तरह पूरी दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है। यानी जो बायर्स हैं, फॉर एग्जांपल अब देखे ना यार, छोटी सी मिसाल ले ले, अब वो जमाने चले गए कि यार कहीं पे फिजिकल जाएं। आज फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल लेते हैं, वीकेंड वगैरह पे या कहीं पे भी जब दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ निकल रहे हैं डिनर के लिए रात में, कहीं पे भी हाईवे पे या कहीं पे भी लाहौर वाले अपने एरिया में जहाँ पे भी जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे उनके पेज पे जाते हैं, मेन्यू वहां पे अवेलेबल होता है, सारे रेट देख लेते हैं, हर चीज देख लेते हैं। ये भी वहां पे मेंशन होता है भाई कौन से डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल है, कौन से डेबिट कार्ड पे कितने परसेंट डिस्काउंट है। कबाब जिस की बात कर लूँ तो इसके कौन से, उस पे मिजान बैंक पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, एचबीएल पे कितना मिलेगा। क्या हम फिजिकली पहले कबाब जिस कोलाची इधर उधर कहीं जाते हैं, या हम पहले फेसबुक पेज के ऊपर ये सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। अब इंटरनेशनल बायर्स ने नजरें सबने रखी हुई हैं, जैसे हमने रखी हुई है, सबने रखी हुई है। जब उनको मालूम पड़ा कि यार वो अपनी एक्सपोर्ट उन्होंने करनी, सॉरी इंपोर्ट उन्होंने करनी है, तमाम कंट्रीज को ऊपर देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या रेट्स हैं, अल्टीमेटली डिफ्लेशन की पॉलिसी अप्लाई की हुई थी। इंटरनेशनल बायर की जब नजर पड़ी, उसने सर्च किया, तो यार मालूम पड़ा पाकिस्तान में कोई चीज इतनी सस्ती है एज कम्पेयर टू इंडिया या अदर जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। तो अल्टीमेटली हमें ऑर्डर मिलेगा, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी। थर्ड, एक्सचेंज कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है, डॉलर का आउटफ्लो ना हो, जो कि अभी पिछली गवर्नमेंट में खान साहब ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया था, कुछ हुआ था इसके ऊपर भी एक्शन कि यार आपके डॉलर सारा सेंट्रल बैंक में मेंटेन हो, तो एक तरीका ये होता है। ठीक है, मॉनेटरी मेजर्स हो गए। अब आ रहे हैं नॉन मॉनेटरी मेजर्स। नंबर वन, टैरिफ। इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर जो ड्यूटीज लगती हैं उसको टैरिफ कहा जाता है। इंपोर्टेड आइटम के ऊपर जो ड्यूटीज लगती हैं उसको टैरिफ कहा जाता है, टैक्सेस कह लें, या इंपोर्टेड आइटम के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं। अब नॉर्मली टैरिफ की बहुत टाइप्स हैं, मैं सिर्फ दो बता देता हूँ, हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। एक आता है रेवेन्यू टैरिफ, सेकंड आता है प्रोटेक्टिव टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ क्या है, ऐसे आइटम जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में उसका कोई लोकल सब्सिट्यूट नहीं है, हमने हर हाल में इंपोर्ट करना ही करना है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उसके ऊपर टैरिफ लगाएगी
ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो, लेकिन रेवेन्यू टैरिफ में टैरिफ रेट आपका बहुत ही मिनिमम होता है। और प्रोटेक्टिव टैरिफ, हम ऐसा आइटम जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में उसका लोकल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अब अगर इंपोर्टेड आइटम उसी रेट पे मिलेगा तो कोई भी बंदा लोकल आइटम को प्रेफर नहीं करेगा, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का शटडाउन होगा। तो इसके ऊपर प्रोटेक्टिव टैरिफ आते हैं। तो टैरिफ लगा के गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट को कट डाउन करती है। कोटा, कोटा एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। पहले फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट इंपोर्ट किया करते थे, अब क्या हो गया, सिर्फ 200 यूनिट इंपोर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारी इंपोर्ट पेमेंट कम हो जाएगी। इसके बाद आ रहे हैं इंपोर्ट सब्सिट्यूशन। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन के अंदर ये बात बताई जा रही है कि भाई हम लोग लोकल सब्सिट्यूट बनाना शुरू कर दें। जैसा कि अभी पीडीएम की जब ये गवर्नमेंट आई, ये जो इंपोर्ट के ऊपर पाबंदियां शाबंदियां लगी थी, वक्ती तौर पे तो हमें इसका नुकसान नजर आ रहा था, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते इसका इकोनॉमी को फायदा होता। किसी भी एक्सपर्ट के बात करेंगे, वक्ती तौर पे नुकसान हो रहा था लेकिन लॉन्ग रन में फायदा होता, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी प्रमोट होती। जब इम्पोर्टेड हमें आइटम मिलता ही नहीं, हम उसका लोकल सब्सिट्यूट बनाते तो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सारी चीजें जनरेट होती। तो ये मैं नहीं कह रहा, किताबें कह रही। जब वो किया पीडीएम ने आके किया, उसको थोड़ा नेगेटिव लिया गया। खैर, मैं उस चक्कर में नहीं जाऊंगा पॉलिटिक्स के उसमें। तो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन में क्या आ रहा है कि भाई आप लोकल सब्सिट्यूट बनाओ, ताकि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको इंपोर्ट की आपको जरूरत ही नहीं है, लोकली आपका चीज बन रही हो तो आप उसको ले लो, तो इंपोर्ट पेमेंट खुद ब खुद कम हो जाएगी। इसके बाद आ रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन। जैसे हमारी कंट्री में एक्सपो के अंदर एग्जीबिशंस होती हैं, लोकल इंटरनेशनल, इसी तरह पूरी दुनिया में ट्रेड फेयर्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का मैक वो है कि गवर्नमेंट को हमारे जो प्राइवेट एक्सपोर्टर्स हैं उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उनको स्टॉल वगैरह वहाँ पे लगने चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, इससे हमारी एक्सपोर्ट प्रमोट होगी। तो नॉर्मली डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट को ओवरकम करने के लिए दो आते हैं, फाइनेंसिंग एंड करेक्टिंग। आगे कंक्लूजन आ रहे हैं। देखें, कंक्लूजन में ये बात बताई जा रही है, फाइनेंसिंग हमारा शॉर्ट टर्म मेथड होता है, वो जो मैंने बताया कि कभी कभार बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आ रहा है तो फाइनेंसिंग करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है, जैसे पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म डेफिसिट में जा रहा है, तो अब हम इसके करेक्टिव मेजर्स करेंगे, करेक्शन करेंगे, फाइनेंसिंग नहीं करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, इतनी जरूरत नहीं है। आइएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इन बैलेंस ऑफ पेमेंट वी इंक्लूड बोथ विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम। रिकॉर्ड कीपिंग हो रही थी विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम की। अब आइएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। कह रहे इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ ओनली विजिबल गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल गुड्स आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल एज वेल एज इनविजिबल दोनों आइटम आ रखे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ प्रोडक्ट्स आती हैं, सर्विसेज नहीं आती। फिर डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ ओनली विजिबल गुड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया। इस पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वही तीन इक्वेशन आ रही है जो मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में बताया, पहली सरप्लस की है, यानी विजिबल एक्सपोर्ट ग्रेटर देन विजिबल इंपोर्ट है। $1000 की एक्सपोर्ट अर्निंग है, इंपोर्ट पेमेंट $800 की करनी है, तो ये 200 हमारा सरप्लस में आ गया। सेकंड वही डेफिसिट का आ रहा है, लेकिन सिर्फ विजिबल का आ रहा है, विजिबल एक्सपोर्ट लेस देन विजिबल इंपोर्ट। $1000 की एक्सपोर्ट अर्निंग है, इंपोर्ट पेमेंट $1200 की करनी है हमने, तो ये हमारा डेफिसिट में आ गया या डिसइक्विलिब्रियम हो गया। इसके बाद इक्वल हो रहा है विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट, सॉरी विजिबल एक्सपोर्ट इज इक्वल टू विजिबल इंपोर्ट, ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। अब पाकिस्तान में क्या क्या कॉजेज है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट के, कॉन्साइज करके ब्रीफ कर रहा हूँ, वैसे तो आपको देखते हुए नजर समझ में आ रहा है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। नंबर वन, इंपोर्ट ऑफ सॉरी एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी कमोडिटी। हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है, पाकिस्तान जो एक्सपोर्टर है वो प्राइमरी कमोडिटीज का है, रॉ मटेरियल का इंपोर्टर है, सॉरी एक्सपोर्टर है। और पाकिस्तान जो इंपोर्टर है वो कैपिटल गुड्स का, हैवी मशीनरी का इंपोर्टर है। पहली रीजन, इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसका रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, एक फैक्टर ये हो गया। कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, ऊपर ही हमने डिस्कस किया, पाकिस्तानी इंपोर्टेड आइटम के कंजम्पशन ओरिएंटेड है, ये हो गया। लेस मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी, हमारी कंट्री में जो लोकल मशीनरी अवेलेबल है वो इतनी ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इंक्रीज इन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो बनी
उनका सत्यानाश हो गया। स्टील मिल वगैरह की एग्जांपल ले सकते हैं। लेस प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड गुड्स। वैल्यू एडेड यानी जैसे किसी शानदार किस्म की दुकान में जाते हो, जो परसुएसिव माहौल होता है, डिम लाइटें, ये वो जो होता है, उसको वो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहेंस कर देते हैं। हमारी कंट्री में वैल्यू एडेड गुड्स की प्रोडक्शन थोड़ी कम है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दी थी, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है 5 साल कंप्लीट नहीं कर पा रही, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वही धरने, लॉकआउट, ये वो, जो भी गवर्नमेंट आ रही है उसको काम ना करने देना, मसले मसाइल, ये वो, ये भी एक फैक्टर बन जाता है कि यार पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होती है, हमारी फिर इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, डिटेल में किया, डिटेल में बताया कि भाई एक्सपेंशनरी के ऊपर काम करना है। यहाँ पे कब से कॉन्ट्रैक्शनरी लगाई हुई है, टैक्सेस भी ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी, बैंक रेट आप लोगों को बता चुका था, 22 22.5% हमारा चल रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी होगी, लंबे टाइम तक फायदा होगा। टफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन है। चाइना, इंडिया इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर चुका है, छा चुका है, हमारी प्रोडक्ट जाती है उसके लेवल की नहीं होती, रेट भी ज्यादा होते हैं, नहीं बिकती। राइज इन फ्रेट रेट्स, किराए बढ़ते जा रहे हैं। अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड, टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है, कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करेंगे ताकि उसी में रहते हुए इंपोर्ट हमारी हो जाए और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस हो जाए। कितनी क्वांटिटी में गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उसी की वैल्यू में हम लोग रहते हुए इंपोर्ट कर लें और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल हो जाए, यानी बैलेंस हो जाए। तो हमारी कंट्री का अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड जा रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट हमारी कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। इसके बाद ये 12th वाले की जरूरत नहीं है, कैंसिल कर दें इसको। बाकी टर्म ऑफ ट्रेड हमारे उसमें नहीं है तो इसको नहीं करते, वहीं तक जो है हम लोग इसको रखते हैं। तो टॉपिक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड का एंड हो गया। उम्मीद है कि ये आपको बातें क्लियर हुई होंगी। और बाकी अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू, क्लास यहीं तक करते हैं। अल्लाह हाफिज।